समानता, इक्वालिटी, समानता, इक्वालिटी सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत आधुनिक समाज के एक महत्वपूर्ण मूल्य एवं राजनीतिक आदर्श के रूप में समानता की अवधारणा प्रतिष्ठित है। यह स्वस्थ एवं विकसित सामाजिक जीवन के लिए एक आवश्यक शर्त है। आधुनिक समय में इसके अर्थ व आयाम में काफी विस्तार व परिवर्तन हुआ है। 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर यह घोषणा की गई थी कि हम हम लोग इसको स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय 1789 ईस्वी समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा द्वारा नागरिक अधिकारों की घोषणा में यह कहा गया कि मानव हमेशा स्वतंत्र तथा समान पैदा होते हैं और निरंतर इसी प्रकार रहते हैं। समानता के संदर्भ में सबसे पहले कानूनी समानता की मांग की गई थी। बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत की मांग रखी। समाजवादियों और मार्क्सवादियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता का पक्ष रखा था। जबकि वर्तमान समय में समानता का सिद्धांत परिवर्तन के सभी रूपों व सामाजिक आंदोलनों की मुख्य घोषणा पत्र बन चुका है। नारी अधिकारवाद और पर्यावरणवाद नारी अधिकारवाद एवं पर्यावरणवाद जैसे समसामयिक आंदोलन इस संकल्पना का नया अर्थ एवं आयाम प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। समानता का अर्थ समरूपता यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अर्थात योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना समानता नहीं है। समरूपता केवल इसी अर्थ में है कि प्रत्येक मनुष्य मानव के दृष्टिकोण में समान है। मानवीय प्रतिष्ठा और अधिकारों की दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं। समानता का वास्तविक अर्थ है कृत्रिम, अतार्किक एवं अमानवीय विभेदों को समाप्त करना। विभेद दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक व जैविकी और नंबर 2 परंपरागत या सामाजिक सांस्कृतिक। प्राकृतिक विभेद से तात्पर्य वैसे विभेदों से है जो प्रकृतिजन्य है, जैसे व्यक्तियों के रंग रूप में अंतर, शारीरिक बनावट में अंतर आदि। परंपरागत विभेद जैसे विभेद हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह या वर्ग द्वारा दूसरे समूह का शोषण करने के कारण उत्पन्न होता है। समानता का तात्पर्य प्राकृतिक विभेदों को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उन विभेदों को समाप्त करना है जो समाज जनित है, अतार्किक, पक्षपूर्ण और अमानवीय है। समानता को इस रूप में नस्ल भेद, जाति भेद, लिंग भेद, प्रांत भेद इत्यादि की समाप्ति का भाव निहित है। विभिन्न धर्मों के आचार्यों एवं संस्थापकों ने भी यह कहा है कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान है। गांधी भी इसे स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य के दर्शन में जीवों को मूलतः ब्रह्म रूप में ही प्रतिष्ठित किया गया। इस प्रकार सभी जीव समान है। मानवतावादी विचारकों ने समानता शब्द के दार्शनिक अर्थ को बतलाते हुए कहा है कि सभी मनुष्य मनुष्यता के कारण समान है, न कि शक्ति, बुद्धि या किसी अन्य गुण के कारण। उपयुक्ततावादी विचारक बेंथम के अनुसार सभी व्यक्ति सुख अथवा पीड़ा का समान रूप से अनुभव करते हैं, अतः वे समान हैं। कांट के अनुसार इस प्रकार कर्म करें कि मानवता चाहे आपके अंदर हो या दूसरे के अंदर सदैव साध्य बनी रहे। कभी साधन नहीं बने। प्रत्येक मनुष्य स्वयं साध्य है। प्रत्येक मनुष्य का समान महत्व एवं मूल्य है। इस प्रकार कांट के अनुसार नैतिक एवं विवेकी होने के कारण सभी समान हैं। लॉस्की के अनुसार समानता मूल रूप से समतलीकरण लेवलिंग की प्रक्रिया है, जिसके 3 प्रमुख पक्ष हैं। नंबर 1 विशेषाधिकारों का अभाव, नंबर 2 सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर तथा नंबर 3 न्यूनतम आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति। समानता का सही अर्थ समाज के सभी व्यक्तियों को समान अधिकारों की प्राप्ति और विशेषाधिकारों का उन्मूलन है। समाज में किसी भी व्यक्ति को वंश, लिंग, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर कुछ विशेष सुविधाएं या विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। मानव और मानव में कोई विभेद नहीं होना चाहिए। समानता का अर्थ सभी के लिए समुचित अवसर का मार्ग प्रशस्त करना है। राज्य और समाज का यह कर्तव्य होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उन समुचित अवसरों को प्रदान करें जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। लॉस्की के अनुसार यहाँ समुचित अवसर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज का अर्थ समान अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अवसर सभी लोगों के लिए समान नहीं हो सकता, क्योंकि इसे ग्रहण करने वाली क्षमता एवं योग्यता असमान है। अच्छे स्कूलों में पढ़े धनी परिवार के बच्चों की तुलना में
अच्छे स्कूलों में पढ़े धनी परिवार के बच्चों की तुलना में स्कूल जाने वाले गरीब परिवार के भूखे बच्चे औसतन शिक्षा से यह लाभ नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में वे जीवन की दौड़ में निश्चित ही पीछे रहेंगे। इसलिए लॉस्की के विचार में सबको समान अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ प्राकृतिक एवं कुछ कृत्रिम दोष हैं। इसी के आधार पर तर्कसंगत भेदभाव का समर्थन किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि कमजोर पक्ष को छूट दी जानी चाहिए ताकि वह अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद समाज में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सके। समानता की प्रमुख विशेषताएं। समानता एक लोकतांत्रिक आदर्श है जिसमें विविध प्रकार की समानताएं निहित हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि। सामाजिक न्याय के आदर्श की पूर्ति में समानता एक आवश्यक तथ्य है। समानता एक बदलती अवधारणा है। समय और देश की आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ इसके अर्थ में परिवर्तन आता है। समान अधिकार की सूचक है, तथ्य की सूचक नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, अर्थात समानता तथ्य न होकर अधिकार, राइट की तरह है जिसकी मांग की जाती है। यह कोई ऐसा गुण नहीं है जिसका हम विवरण देते हैं। समानता का अर्थ अक्षरशः समानता नहीं है। यहाँ यह माना गया है कि सभी की योग्यताएं एवं क्षमताएं एक सी नहीं है। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से ही सही एक दूसरे से भिन्न है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से भेद किया जाता है। इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है वह प्राकृतिक असमानता कहलाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें समान नहीं बनाया जा सकता। यहाँ समानता का तात्पर्य मुख्यतः सामाजिक वैषम्य द्वारा उत्पन्न असमानता को दूर करने से है। यहाँ कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों की उपस्थिति से होता है जिससे लोगों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। स्पष्ट है कि यहाँ तर्कसंगत विभेद की अनुमति दी जाती है, परंतु ये विभेद अंततः समानता को बढ़ाने वाला होना चाहिए। समानता का विचार सामाजिक परिवर्तन की मांग करता है, अर्थात सामाजिक विषमताओं को दूर करने हेतु सामाजिक परिवर्तन की मांग समानता का अनिवार्य पक्ष है। समानता का घनिष्ठ संबंध स्वतंत्रता, न्याय, कानून आदि से है। समानता के रूप। समानता के दो रूप हैं, नंबर 1 नकारात्मक और नंबर 2 सकारात्मक। नकारात्मक समानता का आशय है उन सब विशेषाधिकारों का अंत जो धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर समाज में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों और वर्गों को प्राप्त होते हैं। इस संदर्भ में उपयोगितावादी दार्शनिक बेंथम का कथन है कि प्रत्येक की गिनती एक है, एक से अधिक कोई भी नहीं। वस्तुतः समाज में किसी भी व्यक्ति या वर्गों की तुलना में वर्गों की वस्तुतः समाज में किसी भी व्यक्ति या वर्ग को दूसरों की तुलना में कोई विशेष अधिकार तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि उसका पर्याप्त एवं युक्तिसंगत आधार न हो। सकारात्मक समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएं। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मार्क्सवादी तथा समाजवादी आर्थिक समानता पर विशेष बल देते हैं। आर्थिक समानता का शाब्दिक अर्थ है संपत्ति संबंधी सभी भेदों को मिटाने, सभी स्त्री पुरुषों को भौतिक चीजों में बराबर हिस्सा देने का प्रयास। परंतु आर्थिक समानता का यह वास्तविक आशय नहीं। आर्थिक समानता का तात्पर्य भौतिक साधनों की अत्यधिक असमानताओं का निराकरण है। इसका अर्थ सभी को पर्याप्त अवसर की प्राप्ति, सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी को योग्यतानुसार काम करने का अधिकार, उचित पारिश्रमिक पर काम करने का उचित पारिश्रमिक पर काम मांगने का अधिकार, श्रम के निर्धारित घंटे आदि के अधिकार से है। लॉस्की के अनुसार बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक समानता कदापि संभव नहीं है। अन्यथा राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति की दासी बनना पड़ेगा। नागरिकों को केवल वोट देने का अधिकार मिल जाने से ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। यदि यदि बेकारी के कारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भूख और दरिद्रता का जीवन बिता रहा है, तो उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ होने लगती है। कि पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता से न तो भूख मिट सकती है और न प्यास। जब ज्यादातर लोग गरीब हों, समाज मालिक वर्ग व दास वर्ग के रूप में बटा हो, तो वहाँ थोड़े से धनी व्यक्ति गरीबों को लोभ और लालच दिखाकर उनके उनकी बाटें खरीदकर तथा प्रचार साधनों को अपने हाथों में लेकर स्वयं सत्ता में भागीदार हो जाएंगे। इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता के लिए प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। जब तक कि सभी को भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाएं जब तक सभी को भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाएं प्राप्त न हो, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं। जहाँ गरीबी और एवं अमीरी में व्यापक अंतर है,
जहाँ गरीबी एवं अमीरी में व्यापक अंतर है, वहाँ साधन संपन्न हमेशा साधन रहित पर प्रत्येक दृष्टि से हावी रहता है। इस प्रकार अपने व्यापक अर्थ में आर्थिक समानता का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से के द्वारा एक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण का अनस्तित्व। आर एच टोनी के अनुसार आर एच टोनी के अनुसार समानता का एक बहुत बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर उसकी पूरक है। पोलार्ड ने कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है और वह समानता में निहित है। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए मार्क्सवादियों तथा उदारवादियों ने जो उपाय सुझाए हैं उनमें काफी भिन्नता है। मार्क्सवादी निजी संपत्ति को बिल्कुल समाप्त कर देने के पक्ष में है। वे उत्पादन और वे उत्पादन तथा वितरण के साधनों का समाजीकरण चाहते हैं। उनकी राय में सभी मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें आवश्यकता अनुसार सभी चीजें प्राप्त होंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि समाज में धन की कमी नहीं रहेगी तथा उत्तम जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव नहीं रह जाएगा। आधुनिक उदारवादियों की राय है कि राज्य को लोक कल्याणकारी होना चाहिए। इसके अंतर्गत राज्य केवल समाज के हित के दृष्टिकोण से उपयोगी तथा महत्वपूर्ण भौतिक साधनों को अपने हाथ में ले लेता है, शेष धनों को निजी हाथों में छोड़ देता है। संक्षेप में वे समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करने के पक्ष में है। उदारवादी लोकतंत्रात्मक देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। सांस्कृतिक समानता सांस्कृतिक समानता के अंतर्गत सभी संस्कृतियों के संरक्षण, सह-अस्तित्व एवं सह-उत्थान की बात निहित है। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत सभी संस्कृतियों के संरक्षण की अवधारणा विद्यमान है। राष्ट्रों के बीच समानता या अंतर्राष्ट्रीय समानता राष्ट्रों के बीच समानता का आधार उनकी संप्रभुता है। इसी प्रभुसत्ता के आधार पर यह माना जाता है कि सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, यानी कि कोई भी देश चाहे बड़ा हो या छोटा, उन्हीं कानूनों का पालन करेगा जिन पर उसने सहमति दी। संयुक्त राष्ट्र समानता की इसी धारणा का पोषक है। समानता की अवधारणा में प्रायः अब यह माना जाता है कि पहले तो सभी मनुष्यों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, गुणों एवं तथा सामाजिक कार्यों के आधार पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस प्रकार समानता का सकारात्मक पक्ष मनुष्य को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने तक तो राज्य के पूर्ण हस्तक्षेप का समर्थन करता है, परंतु एक बार समानता की स्थापना के बाद यह दृष्टिकोण मनुष्य को उसकी योग्यता, गुण तथा क्षमता के आधार पर अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के पक्ष में है। सामाजिक समानता समानता के प्रकार सामाजिक समानता का तात्पर्य समाज में धर्म, मूल, लिंग, वंश, जाति, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव के अभाव से है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक अधिकार हों। भारत में आदिकाल से विद्यमान सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के तहत इन असमानताओं को समाप्त किया गया है और किसी भी रूप में इनके आचरण को निषिद्ध किया गया है। इस क्रम में अस्पृश्यता इत्यादि का उन्मूलन किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए सकारात्मक विभेद पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति दी गई। भारतीय संविधान के भाग 3 की धारा 16(4) में यह स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कानूनी या नागरिक समानता कानूनी समानता का तात्पर्य है कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होंगे और एक जैसी गतिविधियों से नियंत्रित होंगे। सभी नागरिक समान रूप से कानूनी संरक्षण पाने के अधिकारी हैं। धर्म, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर राज्य नागरिकों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के समान नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रता के अधिकारी होंगे। भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न धर्म, भाषा और जाति वाले लोग हैं, कानूनी समानता की गारंटी विशेष रूप से उपयोगी है। परंतु भारतीय संविधान में कानूनी समानता के सिद्धांत के कुछ वैध अपवाद भी हैं। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासनिक अधिकारियों आदि को कुछ खास अधिकारों के प्रयोग की छूट दी गई। वस्तुतः ऐसा उनके शासकीय कार्यों एवं अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अपरिहार्य होता है। इसको कानूनी समानता के सिद्धांत से पलायन नहीं माना जा सकता। राजनीतिक समानता उदारवादियों ने राजनीतिक समानता पर विशेष बल दिया है। राजनीतिक समानता का तात्पर्य सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के शासन कार्य में भाग लेने के समान अधिकार से है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को कानून बनाने या सामाजिक नीति निर्माण में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त है।
राजनीतिक समानता सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। एक खास उम्र के ऊपर के हर नागरिक को मत देने का अधिकार देता है तथा किसी सामाजिक पद पर चुने जाने के लिए आप अपने आप को समर्पित करने का अधिकार देता है। लिंग, जाति तथा अथवा धर्म के आधार पर लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है, समाज में कोई ऐसा विशिष्ट वर्ग नहीं होगा जिसे शासन करने का अनन्य अधिकार हो। राजनीतिक समानता आवश्यक रूप से अवसर की समानता के सिद्धांत का अंग होती है, जो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हर नागरिक को राजनीतिक अधिकार को प्रयोग में लाने और उन लोगों को चुनने एवं प्रभावित करने का समान अवसर प्राप्त होता है, जो इस राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह समाज में राजनीतिक शक्ति को अधिकाधिक विकेंद्रित करने का उद्देश्य रखती है। राजनीतिक समानता इस प्रकार प्रजातंत्र की नींव है। यद्यपि प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के बीच समानता के सिद्धांत को सभी ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया है, किंतु विभिन्न राष्ट्रों के बीच कोई ऐसी स्वायत्त प्रभावशाली सत्ता नहीं है जो इस सिद्धांत का पालन सभी के लिए सुनिश्चित कर सके। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत का सही मायने में पालन नहीं हो पाता है। समानता और स्वतंत्रता के परस्पर संबंध के विषय में दो मत दिए गए। नंबर 1, समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोज्ड टू ईच अदर। समर्थक लॉर्ड एक्टन, डी टोकविले, हेयक, मिल्टन फ्राइडमैन, मोस्का आदि। लॉर्ड एक्टन और टॉकविले इस मत के समर्थक हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है, जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं है। समानता व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करती है, जो सामाजिक संगठन को बिगाड़ती है, और इस दृष्टिकोण के पक्ष में दो तर्क प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1, मनुष्य प्रकृति से ही असमान है। कई शक्तिशाली बुद्धिमान होते हैं तो कुछ कमजोर मूर्ख होते हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्राकृतिक असमानता के होते हुए उनके मध्य सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समानता की बात करना उतना ही व्यर्थ है जितना कि यह सोचना कि पीतल को सोना बनाया जा सकता है। नंबर 2, समानता ईमानदार और गुणवान लोगों के लिए हानिकारक है। गुणवान, ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए मूर्खों और बेईमानों के समरूप ही पारितोषिक देना न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। ये तर्क है कि एक फैक्ट्री के कामगार या रेलवे कुली को एक वैज्ञानिक या प्रसिद्ध कवि या दार्शनिक के समान आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर रखना गलत होगा। इसीलिए टोंकविले कहता है कि समानता की उन्नति में स्वतंत्रता की अवनति हुई है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता के प्रति लगन ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। द पैशन फॉर इक्वालिटी मेड वेन द होप ऑफ फ्रीडम। फ्रेडरिक हेग के अनुसार यह एक तथ्य है कि लोगों में विभिन्नता होती है। अतः यदि हम उनके साथ समान व्यवहार करेंगे तो यह उनकी वास्तविक स्थिति में असमानता को जन्म देगा। इसलिए यदि हम उनके साथ समान व्यवहार करेंगे तो यह उनकी वास्तविक स्थिति में असमानता को जन्म देगा। इसलिए यदि उन्हें समानता के धरातल पर प्रतिष्ठित करना है तो हमें उनके साथ भिन्न व्यवहार करना पड़ेगा। नंबर 3, अभिजनवादियों के अनुसार समाज का विभाजन अभिजन वर्ग एवं जन सामान्य के बीच होता है। अभिजन वर्ग अधिक योग्यता संपन्न होने के कारण स्वतंत्रता की रक्षा करने में समर्थ है, अतः अभिजन के शासन में ही जन सामान्य की भी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। लेकिन दूसरी ओर अभिजनवाद की पूरी संकल्पना असमानता पर आधारित है। नंबर 4, स्वेच्छातंत्रवादी विचारक मिल्टन फ्राइडमैन के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है, क्योंकि पूंजीवाद प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय लेने की आज़ादी प्रदान करता है। लेकिन पूंजीवाद का तार्किक परिणाम असमानता है। परंतु टोंकविले एवं एक्टन के मत को सही नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता एवं मुक्त प्रतियोगिता वास्तव में स्वतंत्रता नहीं है, अपितु अराजकता का कारण बन सकती है। नंबर 2, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस मत के समर्थक रूसो, ग्रीन, लास्की, बार्कर आदि हैं। इस मत के अनुसार स्वतंत्रता एवं समानता दोनों एक दूसरे के पोषक हैं। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। वर्तमान समय में सही मत स्वीकार्य भी है। समाज में स्वतंत्रता का नियम तभी सार्थक हो सकता है जब सबको समान स्वतंत्रता, इक्वल फ्रीडम प्राप्त हो, अन्यथा एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे के लिए परतंत्रता का संदेश लेकर आएगी। वस्तुतः सकारात्मक स्तर पर स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत आपस में इतने गुथे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग-अलग करने पर सारे
तंतु बिखर जाएंगे। पूर्ण स्वतंत्रता एब्सोल्यूट फ्रीडम का विचार प्रतिबंध के पूर्ण अभाव टोटल एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट का द्योतक हो सकता है। परंतु ऐसी स्थिति में वह वह परंतु ऐसी स्थिति में वह अन्य की स्वतंत्रता को निरर्थक बना देता है। दूसरी ओर समान स्वतंत्रता इक्वल फ्रीडम का नियम स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की मांग करता है, ताकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की वैसी ही स्वतंत्रता में बाधक न हो। तात्पर्य यह है कि मैं अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग अन्य की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए नहीं करूंगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। समानता के कुछ अंशों के बिना स्वतंत्रता बिल्कुल खोखली है और स्वतंत्रता के बिना समानता अर्थहीन है। समानता और न्याय आदर्श समाज संरचना का एक बुनियादी तत्व न्याय है। न्याय के साथ समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। इनके माध्यम से ही व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। अर्नेस्ट वार्कर के शब्दों में, न्याय ही वह अंतिम सिद्धांत है जो समानता और स्वतंत्रता से उत्पन्न विभिन्न दावों एवं मांगों के बीच मेल मिलाप कायम करता है। समानता और न्याय के आपसी संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, न्याय और समानता दोनों की कसौटी निष्पक्षता है। क्राइटेरिया ऑफ बोथ जस्टिस एंड इक्वालिटी इज इम्पार्शियलिटी। इसका अभिप्राय है कि सभी नागरिकों के अधिकार समान हों और उनके कर्तव्यों में एक रूपता हो। मजहब, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर न हो। नंबर 2, निष्पक्षता का अर्थ पूर्णतः भेदभाव का अर्थ नहीं है। न्याय का सिद्धांत समानता की व्याख्या तर्कसंगत आधार पर करता है। निष्पक्षता का अर्थ पूर्णतः भेदभाव का अर्थ नहीं है। न्याय का सिद्धांत समानता की व्याख्या तर्कसंगत आधार पर करता है। यहाँ यह कहा गया है कि समता केवल समान के लिए है। इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। उदाहरण स्वरूप, महिलाओं को पुरुषों के समान ही प्रशासनिक सेवाओं में भाग लेने, चयनित होने, कार्य करने एवं समान वेतन पाने का अधिकार है, क्योंकि इन संदर्भों में वे समान हैं। परंतु महिलाओं को प्रसूति छुट्टी देना एवं आदि समानता एवं न्याय के आदर्श के विपरीत नहीं है, क्योंकि प्रसूति के संदर्भ में महिला पुरुष असमान है। यहाँ समान वर्गों का निर्धारण अनुभवजन्य सूझबूझ के आधार पर किया जा सकता है। यह वर्गीकरण मनमाना एवं कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। विभिन्न वर्गों का निर्माण युक्तियुक्त एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए। नंबर 3, आर्थिक समानता का यह अर्थ लगाना न्याय संगत नहीं है कि सब व्यक्तियों को समान वेतन या पुरस्कार मिले। ऐसा करने पर अन्याय को ही बढ़ावा मिलेगा। एक साधारण श्रमिक और कुशल कारीगर के वेतनमान में अंतर होना स्वाभाविक है। फिर भी न्याय की यह मांग है कि आर्थिक विषमताएं कम से कम होनी चाहिए। धन का वितरण जितना अधिक समान होगा, उतना समाज उतना ही ज्यादा सुखी होगा। इस संदर्भ में उच्च आमदनी वाले लोगों पर प्रोग्रेसिव टैक्स आदि लगाने की व्यवस्था की जाती है। इस संदर्भ में जॉन रॉल्स का कहना है कि सरकार उत्पादकों और उद्योगपतियों से जो कर वसूल करती है, उससे देश की सुरक्षा आदि का तो प्रबंध करती ही है, पर साथ ही गरीब जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास की सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है।